हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइप डियर लर्नर्स। अबनॉर्मल बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की सीरीज में आज जिस डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे दैट इज सिजोफ्रेनिया। बट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सिजोफ्रेनिया के साथ साथ हमने मेंशन किया हुआ है डिल्यूजनल डिसऑर्डर, क्योंकि डिल्यूजन जो होता है वो सिजोफ्रेनिया का एक बहुत ही बड़ा सिम्टम होता है। और नॉट जस्ट अ सिम्टम, ये डिल्यूजन्स जो होते हैं वो अपने आप में एक बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर होते हैं। ये नॉर्मल लाइफ में भी देखने को मिलते हैं बट अदरवाइज भी एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर ये होते हैं। तो सिजोफ्रेनिया को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिल्यूजन को समझा जाए। दोनों चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर किया है, क्योंकि सिजोफ्रेनिया के तो हम इंट्रोडक्शन से ही बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो सिजोफ्रेनिया है वो तो उसके सिम्टम्स ही हैं, जिसमें से एक है डिल्यूजन। और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आज सिजोफ्रेनिया का ये पार्ट 1 है, जिसमें आप डिल्यूजन्स को भी पढ़ेंगे और सिजोफ्रेनिया को भी अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए क्विकली क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देर आर सम social media handles through which we want you to please follow us and connect with us. Like you can connect with us through Instagram and Telegram के थ्रू ये जो कंटेंट है सारा वो हमसे रिसीव कर सकते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर हमसे ज़रूर जुड़िए। पहले देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो सिजोफ्रेनिया होता क्या है, किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, कैसा ये डिसऑर्डर होता है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। सिम्टम्स इसके मेन हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं सिजोफ्रेनिया के, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और साइकोमोटर होते हैं। जिसमें से पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे, जो आप देख सकते हैं डिल्यूजन की जो हम आज बात करेंगे वो पॉजिटिव सिम्टम में ही आता है। तो सिजोफ्रेनिया के कॉजेज़ के बारे में बात करने के बाद हम डिल्यूजन पर आ जाएंगे और डिल्यूजनल डिसऑर्डर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के डिल्यूजन्स क्या होते हैं जो सिजोफ्रेनिया का सिम्टम भी होते हैं। ये दोनों टॉपिक कनेक्ट होते हुए चलेंगे, साथ साथ रहेंगे, ये अलग नहीं है। अगर दो आपको डिफरेंट टॉपिक दिख भी रहे हैं तो वो एक दूसरे से बहुत ही हाईली कनेक्टेड है। आफ्टर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ डिल्यूजन हम ये भी बात करेंगे कि डिल्यूजन्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि सीवियरिटी के बेसिस पर ये माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से सिजोफ्रेनिया में ये इम्पैक्ट डालते हैं या फिर अपने आप में भी फर्क डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सिजोफ्रेनिया के साथ में। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी सीरियस मेंटल इलनेस होती है जो हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जब किसी भी पर्सन को सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम होती है, सिजोफ्रेनिया इसके सिम्टम्स के थ्रू डिटेक्ट होता है और ये एक बहुत ही सीरियस इलनेस है जो कि हर किसी पर्सन में नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इसके सिम्टम्स सेपरेटली एक प्रॉब्लम की तरह लोगों में देखने को मिलते हैं। सिजोफ्रेनिया कहाँ ही तब जाता है जब उसके डिफरेंट सिम्टम्स ऑल टुगेदर देखने को मिलते हैं। अगर हम किसी इसके एक माइल्ड सिम्टम की बात करें और वो किसी पर्सन में प्रेजेंट है तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो पर्सन सिजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है। लेकिन जब किसी पर्सन को सिजोफ्रेनिया होता है तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिक बिहेवियरल इश्यूज होते हैं जो साथ में चलते हैं। तो सिजोफ्रेनिया अपने आप में सिम्टम्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई हो सकता है। ये एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी होती है जो हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और इसमें सबसे बड़ा जो इम्प्रेशन आता है वो आता है थ्रू ऑल द टाइप ऑफ बिहेवियर, जैसे कि कॉग्निटिव, इमोशनल एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव मतलब हमारी जो थिंकिंग होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, पर्सन की थिंकिंग डिस्टॉर्टेड हो जाती है, उसको चीज़ें रियल नहीं लगती, उसको चीज़ें फेक लगती हैं या उसका चीज़ों में फेथ नहीं रहता। इस तरीके की चीज़ें कॉग्निटिव लेवल पे देखने को मिलती हैं। इमोशनल वाले पार्ट पर पर्सन डिप्रेस रह सकता है, बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकता है एट टाइम्स। उसका जो फीलिंग वाला पार्ट है वो नम भी फील कर सकता है। तो जो इमोशनल पार्ट होता है उस पर भी बहुत सारे जो है वो देखने को मिलते हैं इसके सिम्टम्स। बिहेवियर यानी साइकोमोटर सिम्टम की अगर हम बात करें तो पर्सन बिहेवियरल लेवल पर या तो कोई फिजिकल डिसेबिलिटी उसके अंदर देखने को मिल सकती है, वो बहुत स्लो हो सकता है किसी काम में, बहुत एक्टिव हो सकता है या बहुत ज़्यादा अपने वर्क को ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इमोशनल, कॉग्निटिव और साइकोमोटर तीनों लेवल पर सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिजोफ्रेनिया इज अ सीरियस मेंटल इलनेस दैट अफेक्ट्स हाउ अ पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव। तीनों चीज़ों को ये इम्पैक्ट डालता है। पीपल विद सिजोफ्रेनिया में सीम लाइक दे हैव लॉस्ट टच विद रियलिटी, जिसको आप डी रियलाइजेशन या डी पर्सनलाइजेशन भी कहते हैं, ये भी यहाँ पे हो सकता है। विच causes significant distress for the individual, their family members and of course their friends। जो भी उनके आसपास के लोग होते हैं सबको ही सिजोफ्रेनिया के पेशेंट की वजह से सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अलग तरीके का हो जाता है। अगर उनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, द सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया कैन बी परसिस्टेंट एंड डिसेबलिंग। सिजोफ्रेनिया के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। अगर इस प्रॉब्लम को ट्रीट ना किया जाए तो पर्सन को डिसेबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे कि डिफरेंट ईसीटी हो गया, थेरेपीज हो गया, मेडिकेशंस भी यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। When delivered in a timely, coordinated and a sustained manner, treatment can help affected individuals to engage in school or work, achieve independence and enjoy personal relationship। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको ट्रीट ना किया जा सके, कंट्रोल किया जा सकता है,
बाकी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो प्रॉब्लम है सिजोफ्रेनिया की उसकी डिग्री क्या है, उसके अंदर होने वाले सिम्टम्स कितने हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही शुरुआती दौर में सिजोफ्रेनिया को डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके जो सिम्टम्स होते हैं उनके बेसिस पे ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन कई बार सिजोफ्रेनिया का जो लेवल होता है वो इतना सीवियर हो जाता है और उसके साथ अगर और डिसऑर्डर्स भी हो गए हैं तो फिर डिफ़िकल्टी होती है। अभी हम यहाँ पे क्योंकि सिजोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम आपसे ऐसा कह रहे हैं कि सिजोफ्रेनिया को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन सिजोफ्रेनिया अपने आप में कभी भी अकेला नहीं होता, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को साथ लेकर चलता है। अदर देन द सिम्टम्स इट हैज़, इसके अलावा भी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, कई डिसऑर्डर्स ऐसे हैं दैट गो हैंड बाय हैंड विद सिजोफ्रेनिया, इसीलिए इसको एक सीरियस मेंटल इलनेस कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम विद थिंकिंग, बिहेवियर एंड इमोशन, जो कि अभी हमने आपको बताया। साइन एंड सिम्टम्स में वेरी बट यूजुअली इन्वॉल्व डिल्यूजन्स, hallucinations और disorganized speech and reflect an impaired ability to function। डिल्यूजन के बारे में तो आज हम बात करेंगे ही, हेलुसिनेशन भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो आपको इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। इसके जस्ट बाद वो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और जो भी फंक्शनल रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉग्निटिव, इमोशनल एंड साइकोमोटर। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो डिल्यूजन से रिलेटेड होगी, उसके बाद जो कि हमारी कॉग्निटिव लेवल पर होगी, इमोशनल लेवल पर भी कुछ चीज़ इसमें देखने को मिलेंगी। हेलुसिनेशंस में कुछ चीज़ें कॉग्निटिव लेवल पर होंगी, कुछ इमोशनल भी होंगी, और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और जो इम्पेयर्ड एबिलिटी टू फंक्शन है ये बिहेवियरल वाले पार्ट में आएगा। तो करीब करीब सिजोफ्रेनिया के 3 पार्ट्स हो सकते हैं, आप आगे की वीडियोज़ में जो देख पाएंगे। When the disease is active, it can be characterized by episodes in which the person is unable to distinguish between real and unreal experiences। रियलिटी में वो चीज़ें हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, पर्सन के माइंड में चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ये सब सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं जो डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस में देखने को मिलते हैं। As with any illness, the severity, duration and frequency of symptoms can vary. However, in person with schizophrenia, the incidence of severe psychotic symptoms often decreases as the person become older। ये जो सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम होती है, इसकी हर एक इसके सिम्टम्स, इसकी डिग्री, इसकी सिवियरिटी इसी पर डिपेंड करेगी कि इसके सिम्टम्स कितने ज़्यादा या कम हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं वही ये डिसाइड करते हैं कि सिजोफ्रेनिया कितना हायर लेवल का है या फिर वो इजीली ट्रीट हो सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस में, स्टडीज़ में देखने को मिला है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो उसमें से कुछ चीज़ें उनके साथ फेड अवे हो जाती हैं, तो फिर भी कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं जिनका ट्रीटमेंट ईजिली किया जा सकता है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं मेजरली पॉजिटिव, नेगेटिव और साइकोमोटर में डिवाइडेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से देखिए कि पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स जो अब नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं इसलिए पॉजिटिव हैं, बट वो जो सिम्टम्स हैं वो होंगे अब नॉर्मल, वो नॉर्मल सिम्टम्स नहीं होंगे। जैसे कि हेलुसिनेशन हो गया, कोई आवाज़ सुनाई देना, कुछ ऐसा लगना कि कोई चीज़ है हमने देखी। सबसे ज़्यादा तो हेलुसिनेशंस ऑडिटरी होते हैं कि हमें कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ लगता है कि कोई चीज़ सुनाई दी, या कई बार ऐसा फील होता है कि हमने कुछ देखा, वो अब हमारे आंखों के सामने नहीं है। तो ये सब चीज़ें हेलुसिनेशंस होती हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ एज वेल आई नीड टू टेल यू कि हेलुसिनेशंस में एक्चुअली होता क्या है। डिफरेंट वॉइसेस सुनाई देना, डिफरेंट चीज़ें फील होना, कई बार अपनी स्किन में कुछ फील होना, अपने स्टमक में कुछ फील होना, तो इस तरह की चीज़ें भी हेलुसिनेशंस का पार्ट होती हैं। That do not exist, paranoia and exaggerated or distorted perceptions, belief and behaviors। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जिनको हम पॉजिटिव सिम्टम में कहते हैं। इसमें डिल्यूजन्स भी आते हैं। डिल्यूजन्स भी यही चीज़ होती है कि डिल्यूजन में पर्सन को एक फॉल्स बिलीफ मेंटेन हो जाता है माइंड में, पर क्योंकि वो बिलीफ प्रेजेंट होता है, एबनॉर्मली प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो पॉजिटिव सिम्टम में आता है। नेगेटिव सिम्टम में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? जो कि एबनॉर्मली एब्सेंट होते हैं, मतलब पर्सन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखने को मिलती हैं जो किसी चीज़ के एब्सेंस को दिखाती हैं, जैसे अ लॉस और अ डिक्रीज इन द एबिलिटी टू इनिशिएट प्लान्स, स्पीच डिसऑर्डर रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, मतलब पर्सन बोल नहीं पा रहा है, मीन्स कुछ चीज़ कम है उसके अंदर, प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, यही उसके सिम्टम्स होते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर एब्सेंट हैं जो नहीं होनी चाहिए। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना, किसी चीज़ों में जॉय फील ना करना, प्लेजर फील ना करना, ये चीज़ें मिसिंग हैं। तो वो सारी चीज़ें जो मिसिंग होती हैं
वो नेगेटिव सिम्टम्स में आती हैं वो चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं, जो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमें नहीं लगना चाहिए कि कोई आवाज़ें आ रही है या कुछ दिख रहा है इस तरीके के, या फॉल्स बिलीफ मन में रख लेना कि किसी पर्सन को कोई डिसीज़ है नहीं मगर उसको लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत सीरियस कोई डिसीज़ हो गई है, मेरे स्टमक में कुछ हो गया, मेरी किडनी में कुछ हो गया। अब ये जो चीज़ें उसके अंदर है, जो ये बिलीफ है, थॉट है, ये अब नॉर्मल है और प्रेजेंट है, इसीलिए ये पॉजिटिव हो गए। ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए, उसकी स्पीच प्रॉपर होनी चाहिए, पर्सन को एक्टिव होना चाहिए, बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं है, ये चीज़ आ जाती है नेगेटिव सिम्टम्स की कैटेगरी में। उसके बाद डिसऑर्गेनाइज्ड और साइकोमोटर सिम्टम्स, कंफ्यूज्ड एंड डिस्टॉर्टेड थिंकिंग एंड स्पीच, ट्रबल विद लॉजिकल थिंकिंग एंड समटाइम्स बिजारे बिहेवियर और एबनॉर्मल मूवमेंट। पर्सन के कैटेटोनिया, स्टपर, बॉडी मूवमेंट इस तरीके के कर लेना, जो साइकोमोटर में मतलब ऐसी सारी चीज़ें जिसमें पर्सन को जो है कुछ एबनॉर्मल तरीके से मूव या वॉक करते हुए देखा जाए, बिहेव करते हुए देखा जाए, ऐसी चीज़ें जो बिहेवियर के थ्रू निकल कर आए, साइकोमोटर के थ्रू निकल कर आए, उनको हम रखते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड या फिर साइकोमोटर सिम्टम्स में। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। तीनों के अंदर जो भी सिम्टम्स आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि तीनों के अंदर जो भी सिम्टम्स आते हैं वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े डिसऑर्डर्स हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सिजोफ्रेनिया एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, क्योंकि पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर जब हम हैलुसिनेशन और डिल्यूजन्स को पढ़ते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़े डिसऑर्डर्स हैं। इसी तरीके से नेगेटिव और साइकोमोटर में भी जो प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे वो भी डिसऑर्डर्स हैं। अभी मैं आपको उन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस नहीं करा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे नाम सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आपको लगेगा कि ये क्या है, तो बहुत सारा पढ़ना है, तो इसीलिए सॉर्टेड करते हुए चलते हैं। आज हम पॉजिटिव सिम्टम में सबसे पहले डिल्यूजन की बात करेंगे। तो उससे भी पहले अभी सिजोफ्रेनिया के कॉजेज रह गए हैं कि क्यों होता है सिजोफ्रेनिया, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इट्स नॉट नोन व्हाट कॉजेज सिजोफ्रेनिया, बट रिसर्चर्स बिलीव अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, ब्रेन केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ द डिसऑर्डर। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि नॉट जस्ट सिजोफ्रेनिया, बट कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर जब पर्सन को होता है, कोई भी डिसऑर्डर अगर उसके अंदर होता है, तो उसके अंदर एक तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम का मतलब क्या हुआ कि उससे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, ब्रेन में जो भी इश्यूज जनरेट हो रहे हैं उसकी वजह से पर्सन को डिसऑर्डर हो सकता है। क्योंकि जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो माइंड का डिस्टर्बेंस होते हैं, और माइंड किससे कनेक्टेड होता है, ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो जब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिक माइंड से रिलेटेड वर्किंग जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब पर्सन को जीन्स में वो प्रॉब्लम मिली हो, या फिर एनवायरनमेंट में रहते रहते जो डिफरेंट स्ट्रेस होता है, पर्सन स्ट्रेस से भी डिसऑर्डर में आता है ना। स्ट्रेस से आप देखिएगा पहले डिसऑर्डर्स ही जनरेट होते हैं, डिसीजेज जनरेट नहीं होती हैं पहले। जो स्ट्रेस हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रहे या स्ट्रेस में रहे, बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स झेलता है, तो वो डिसीजेज ज़रूर कैच कर सकता है, बट डिसऑर्डर्स कैच करेगा इसके हाई चांसेस होते हैं। तो ये जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और ब्रेन केमिस्ट्री तीनों ही मिलकर इसका जो है वो कॉज क्रिएट करती है। हालांकि साइंटिफिकली जो है इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करी जा रही है और बहुत सारी चीज़ों को अभी तक भी क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। प्रॉब्लम विद सर्टेन नेचुरली अकरिंग ब्रेन केमिकल्स इंक्लूडिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स कॉल्ड डोपामाइन एंड ग्लूटामेट में कॉन्ट्रीब्यूट टू सीजोफ्रेनिया। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, जबकि अभी रिसर्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सर्टेन नहीं है, फिर भी सिजोफ्रेनिया को एक ब्रेन डिसीज़ कहा जाता है। और रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रेन डिसीज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन से ही एसोसिएटेड होता है हमारा माइंड, और माइंड से एसोसिएशन होता है हमारे अबनॉर्मैलिटी का। अब हम बात करेंगे डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, जिनको हम डिल्यूजन्स भी कहते हैं शॉर्ट में। एक्चुअल में डिल्यूजनल डिसऑर्डर डिफरेंट टाइप ऑफ डिल्यूजन्स का एक ग्रुप ऑफ इलनेस है, तब हम उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ डिल्यूजन्स आते हैं। डिल्यूजनल डिसऑर्डर को पहले पैरानॉइड डिसऑर्डर भी कहा जाता था, और ये एक ऐसा टाइप ऑफ सीरियस मेंटल इलनेस है called a psychosis in which a person cannot tell what is real and what is imagined. person reality और imagination में differentiate नहीं कर पाता, बहुत सारे false belief वो अपने मन में बना लेता है। The main feature of this disorder is the presence of delusions which are unshakable beliefs in something untrue. ये आपको ध्यान में समझने वाली बात है कि जो डिल्यूजन में पर्सन को बिलीव होते हैं वो डेफिनेटली अनट्रू होते हैं, वो होता नहीं है, लेकिन पर्सन को बहुत स्ट्रांगली बिलीव हो जाता है कि ऐसा ही है। जैसे कि कोई पर्सन ये मान लेता है कि कोई दूसरा मुझसे जेलस है, तो आप सोचिए वो जब वो मान लेता है तो वो बहुत स्ट्रांगली मान लेता है, वो उस चीज़ को रिमूव
करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ों के बाद कहीं जाके उसका जो डाउट है वो स्लाइड तो हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली फेड अवे फिर भी नहीं हो पाता। यही सब कहलाते हैं डिल्यूजन। पीपल विद डिल्यूजनल डिसऑर्डर एक्सपीरियंस नॉन बिजारे डिल्यूजन्स which involve situation that could occur in real life such as being followed, poisoned, deceived, conspired against or loved from a distance। कुछ जो डिल्यूजन होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो हो सकने वाले होते हैं। जैसे अगर आपको किसी पर्सन से कोई डर है कि वो पर्सन मुझे पॉइजन दे सकता है, तो हो भी सकता है कि वो पर्सन पॉइजन दे सकता हो। ये अलग बात है कि वो पर्सन आपको कभी भी पॉइजन ना दे, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ बात है तो शायद ऐसा हो भी सकता हो। मतलब 50% चांसेस भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी हो ही नहीं सकती, पर पर्सन को फिर भी डिल्यूजन होता है। जैसे उसको ये लग सकता है कि कोई बर्ड बोल सकता है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ये ऐसे सिचुएशन हो गई जो कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन पर्सन को ऐसा लग सकता है। तो एक तो हो गई रियल लाइफ सिचुएशंस जो होनी पॉसिबल हैं, जैसे कि किसी को फॉलो करना, किसी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करना, किसी को फूल बना देना, तो ये सब चीज़ें होनी पॉसिबल है, दुनिया में होती हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें जो हो सकती हैं, एक तो वो टाइप के डिल्यूजन हो गए, एक ऐसे हो गए जो हो ही नहीं सकते लेकिन पर्सन को लगता है कि हो सकते हैं, ये तभी वो डिल्यूजन है ऑब्वियसली। तो इस तरीके से कई तरीके से हम डिल्यूजन्स के टाइप्स को देखते हैं, और दीज डिल्यूजन यूजुअली इन्वॉल्व द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेप्शंस और एक्सपीरियंस। हमारा जो परसेप्शन होता है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाता है इसमें, और पर्सन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाता है कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही होता है। यही डिल्यूजन होते हैं। इन रियलिटी हाउएवर द सिचुएशंस आर इधर नॉट ट्रू एट ऑल और हाईली एग्जैजरेटेड। ये भी हो सकता है कि सिचुएशन बिल्कुल भी ट्रू ना हो और फॉल्स होने के उसके हाई चांसेस हमेशा होते हैं, या फिर हाईली एग्जैजरेटेड की जाती है। तो ये होते हैं डिल्यूजन्स। इनको अभी और समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिल्यूजन के टाइप्स पे। अब हम आ चुके हैं, इसका जो फर्स्ट टाइप है दैट इज इरोटोमैनिक डिल्यूजन। डिल्यूजन के जो टाइप्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब आप एक एक करके सारे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे, टाइप्स में एग्जाम्पल्स होंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे कि डिल्यूजन क्या होते हैं, और मज़ा भी बहुत आएगा। देखिए, erotomanic delusion happen when someone is fixated on the idea that another person is intensely in love with them। मतलब ये मान लेना किसी पर्सन को कि कोई दूसरा पर्सन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट है, इसे हम बोलते हैं इरोटोमैनिक डिल्यूजन। कभी कभी हम किसी पर्सन से ऐसा भी कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है या वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, बट ऐसा नहीं है। थर्ड पर्सन उन चीज़ों को क्लियरली देख सकता है, लेकिन जिस पर्सन को ये बिलीव होता है कि दूसरा पर्सन हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हमसे बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट है, बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं ही भी होता। तो इसीलिए ये डिल्यूजन होता है। द अदर पर्सन मे बी अ सेलिब्रिटी, वेल्दी और ऑफ अ हाई सोशल पोजीशन। ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरा पर्सन है उसके बारे में जो पर्सन के जो थॉट हैं इस तरीके के, वो इसलिए भी हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी है, या ऐसा भी होता है कि क्योंकि आप उसको बहुत लाइक करते होते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरा पर्सन भी आपको लाइक करता होगा। बस ये जो करता होगा वाला पार्ट है, यही इरोटोमैनिक डिल्यूजन है। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता इसे समझने का। This fixation on being loved by the other person is considered delusional because it is not based in reality. In most cases, the person hasn't even met the person they are fixated on. ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए उनको बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है। Some people with this syndrome may believe that a stranger they have just met is in love with them. They may find it impossible to give up their belief that the other person loves them even when presented with evidence to the contrary. उन्हें सामने से चीज़ें साफ दिखाई देती हैं कि दिस इज़ नॉट ट्रू, बट दे जस्ट सी टू इट बट दे डू नॉट बिलीव इट। जो डिल्यूजन्स होते हैं वो बिलीव ही होते हैं। तो उनका जो बिलीव होता है वो ये बहुत स्ट्रांगली होता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्ट्रेंजर के लिए भी ये थॉट हो जाए। जब इस तरीके का डिल्यूजन होता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस लेवल का होता है। जनरल लाइफ में इरोटोमैनिक डिल्यूजन के एग्जाम्पल्स यही हैं कि लोगों को किसी दूसरे पर्सन के बारे में ये थॉट, ये फीलिंग आती है कि जो पर्सन है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब भी एक्चुअल में ऐसा नहीं होता तभी वो डिल्यूजन है, वरना वो डिल्यूजन नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोर की, जिसको ग्रैंडियोइज भी कहते हैं। पीपल एक्सपीरियंसिंग ग्रैंडियोइज डिल्यूजन सी देमसेल्फ एज ग्रेट, हाईली अकम्प्लिश्ड, मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स और इवन मैजिकल। इसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोर भी कहते हैं। दिस इज अ पर्सन्स बिलीव दैट दे हैव स्पेशल एबिलिटीज, पोजीशंस और पावर्स डिस्पाइट अ लैक ऑफ एविडेंस। कुछ लोग जो इस तरीके के डिल्यूजन में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, या फिर वो जो बोल देते हैं वो सच हो जाता है।
इस तरीके का तो ज़रूर आपने कहीं ना कहीं लाइफ में देखा होगा, सुना होगा किसी को, जिसमें पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जो बोलता है वो सच हो जाता है, या वो बहुत पावरफुल है, किसी भी वे में वो अपने आप को पावरफुल समझ सकता है। फिजिकल स्ट्रेंथ में, मेंटल में, इमोशनल लेवल पर वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश करता है, और उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि दे हैव अ वैल्यू। ये इस तरीके से भी होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर, जिसमें पर्सन को ये लगता है कि उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, उनको सोशल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, उनको उनके पास इस चीज़ को वेरीफाई करने का कोई ज़रिया नहीं होता, बट वो अपनी इस बात को कहने की कोशिश पूरा करते हैं कि वो बहुत स्पेशली एम्पावर्ड है, उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो औरों से अलग है। तो एक ऐसी इनविजिबल पावर को वो होल्ड करते हैं जैसे वो दिखा नहीं सकते, प्रूव नहीं कर सकते, बट इस बिलीव को वो अपने साथ लेके चलते हैं, तब हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर। फॉर द बिलीव टू बी अ डिल्यूजन इट मस्ट बी अनरीजनेबल एंड इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु क्लेम्स टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स when they clearly are not is an example of delusion of grandeur। इसमें जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होती हैं, तभी वो डिल्यूजन होता है। जैसे हम अभी इतनी देर से बात कर रहे हैं कि वो, उनको जो भी फेथ होता है अपने बारे में वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनको उस बात का विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक पर्सन ये कहता है कि मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं पहाड़ हिला सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो रास्ता हिल सकता है, बट वो ऐसा कर नहीं सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी ये करके नहीं दिखा सकता, बट मेरे अंदर है वो पावर, या मैं कुछ भी ऐसा कर सकता हूँ। तो ऐसे किसी भी पावर को जिसको वो कर नहीं सकते बट फिर भी उनको ये स्ट्रॉन्ग फेथ होता है, ये उनका डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर में आता है। Persecutory delusion. When someone experiences persecutory delusions, they believe a person or group wants to hurt them। ये एक ऐसा डिल्यूजन होता है जो बहुत ही कॉमन देखा जाता है। ये कॉमन प्रॉब्लम की तरह भी लोगों के अंदर होता है, नॉर्मेलिटी की तरह भी होता है, बट एक्चुअल में ये डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, जिसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका। इसमें होता क्या है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई उससे हार्म करना चाहता है। अब वो कोई भी हो सकता है। ऐसे लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा लॉक लगा के रखते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत सेव करके रखते हैं, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उनका वैसा एटीट्यूड होता है कि वो हर चीज़ की बहुत केयर करते हैं, और उन्हें हमेशा जान का खतरा रह सकता है, या फिर उनको लगता है कि कोई उन्हें धोखा दे देगा। ऐसे लोगों का जो ट्रस्ट लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। वो किसी पे बिलीव नहीं करना चाहते, और उनको ये लगता है कि हर कोई इंसान जो उनकी लाइफ में आ रहा है वो उनको कुछ ना कुछ हार्म कर देगा। बेसिकली हार्मफुल फीलिंग उनको किसी ना किसी पर्सन से रहती है, और इसी को हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। वेदर पीपल विद दिस कंडीशन थिंक को वर्कर्स आर sabotaging their work, और दे बिलीव द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू किल देम। परसिक्यूटरी डिल्यूजन वेरी इन सिवेरिटी। मैंने आपको बताया कि एक बहुत कॉमन डिल्यूजन है ये, और लोगों के अंदर अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ फियर तो लोग अपने अंदर रखते ही हैं किसी न किसी बात का। वही चीज़ होती है, बट इन द सेंस ऑफ द हार्म। वो फियर जो होता है वो इस तरीके का होता है कि कोई मेरा किसी तरीके का नुकसान ना कर दे, तो इसको डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कहते हैं। सम इंडिविजुअल विद परसिक्यूटेड डिल्यूजन बिलीव दे हैव टू गो टू ग्रेट लेंथ्स टू स्टे सेफ, एंड कॉन्सिक्वेंटली दे मे स्ट्रगल टू फंक्शन नॉर्मली। अब हर चीज़ पर उनका हर वक्त यही टेंशन रहेगा कि मुझे खुद को बचाना है, या मेरे साथ कोई नुकसान ना हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि उनके फंक्शनिंग में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर पीपल विद दिस टाइप ऑफ डिल्यूजन टू मेक रिपीटेड कंप्लेंट्स टू लीगल अथॉरिटीज़। ऐसे लोग जो होते हैं लीगल अथॉरिटीज़ के पास भी बहुत जाते हैं, या फिर बार बार कंप्लेंट्स भी करते हैं। तो परसिक्यूटरी डिल्यूजन यही होता है जिसमें पर्सन अपने आप को किसी न किसी हार्म या फियर से हमेशा सराउंडेड रहता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई पर्सन उनका कोई ना कोई नुकसान कर देगा। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिल्यूजन है। इस डिल्यूजन में होता क्या है कि लोगों को लगता है कि जो भी चीज़ें उनके आसपास हो रही हैं वो किसी वजह से हो रही है, और वो वजह उनके खुद के लिए है। मतलब कुछ भी जो है वो अटैच कर लेते हैं खुद को किसी ना किसी भी चीज़ से, इसीलिए यहाँ पे रेफरेंस वर्ड यूज़ हुआ है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया कि जो भी चीज़ उनके आसपास हो रही होती है, कोई नंबर, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इंसिडेंट, उससे वो एक पर्सनल मीनिंग निकालते हैं खुद के लिए। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी बहुत कॉमनली लोगों में देखने को मिलता है। आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ लोगों को करते हुए देखा होगा जिसमें वो ये कहते हैं कि वो ज़रूर मेरे बारे में ही बात कर रहा होगा। ये एक बहुत कॉमन, बहुत बेसिक एग्जांपल है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का, जिसमें पर्सन को फील होता है कि दूसरा मेरे ही बारे में बात कर रहा है, या फिर ये जो हो रहा है, ये जो लिखा है, ये चीज़ मुझे कोई मैसेज देना चाहती है। अगर कोई भी ऑफिस में वर्क करने वाले लोग के लिए कोई भी नोटिस आता है तो उनको लगता है ये ज़रूर मुझ पर कहा गया है, या कोई स्टेटमेंट वो किसी एडवर्टीजमेंट में पढ़ते हैं, या कुछ भी, दैट कैन बी लिटरली एनीथिंग, जिससे वो अपने पर्सनल मीनिंग को अटैच कर लेते हैं। जिन लोगों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हर बात में अपने से ही चीज़ को लिंक करने की, उसी को हम डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ऐसे लोगों को ये लगता है कि हर बात बस उनके ही बारे में हो रही है, और
कन्फ्यूजन के साथ वो हमेशा रहते हैं, उनको लगता है कि हर कोई उनके ही बारे में बात कर रहा है। ये एक नेगेटिविटी जनरेट करता है उनकी पर्सनैलिटी में, जो देखने वाले पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जो लोग उनके आसपास रहते हैं वो इसको एक एबनॉर्मल बिहेवियर की तरह से ही देखते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक एबनॉर्मल बिहेवियर ही होता है कि किसी भी पर्सन को बस ये लगता रहे कि हर बात का रेफरेंस बस उन्हीं से है। तो इसी को हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। सामने देखिए स्क्रीन पर, अ डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस इज अ कन्विक्शन दैट ऑर्डिनरी इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और बिहेवियर ऑफ अदर्स हैव पर्टिकुलर एंड अनयूजुअल मीनिंग स्पेसिफिकली फॉर oneself. It is a belief that unrelated occurrence in the external world have a special significance for the person who is being diagnosed. जिस पर्सन का डायग्नोस चल रहा होता है, जिस पर्सन को के बारे में बात करें कि उसको ये डिसऑर्डर है, उसको ये लगता है कि बस एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी हो रहा है सब मेरे लिए ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ डिल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस माइट अकर व्हेन समवन वॉचेज अ मूवी एंड बिलीव्स देयर इज अ मैसेज इन द मूवी दैट इज मेंट स्पेशली फॉर देम एंड दैट मेक्स सम काइंड ऑफ सेंस. Delusion of reference may also occur in other media. For example, a person may believe there are messages for them in the music, in the numbers, or anything around them. So this is called delusion of reference. Now coming to the somatic delusion. ये एक ऐसे delusion है जिसको आप किसी दूसरे नाम से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Yes, आप इसे पढ़ चुके हैं somatic symptom and related disorder में, जहाँ पर आपने इसको somatoform disorder के फॉर्म में पढ़ा है. तो जो somatoform disorders होते हैं वो भी माइंड का delusion ही होते हैं. वहाँ पे क्या होता है, पर्सन को ये बिलीफ होता है कि उसको सिम्टम्स के बेसिस पे फील होता है कि मुझे कोई बहुत सीरियस डिसऑर्डर है, जबकि ऐसा नहीं होता है. ये आपने वहीं पर पढ़ा है. तो सोमैटिक डिल्यूजन तब बन जाते हैं जब उस सिम्टम्स के बेसिस पे कोई इलनेस ट्रेस नहीं हो पाती है. सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में यही होता है कि सिम्टम्स के बेसिस पर प्रॉब्लम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. तो जब नहीं होती है तब वो डिल्यूजन होता है, और अगर होती है तब तो प्रॉब्लम होती है और डिसऑर्डर भी हो सकता है. Individuals with somatic delusion have a false belief related to one or more bodily organs, such as the organs are functioning improperly or are diseased, injury or otherwise altered. उनको लगता है कि उनकी बॉडी में किसी भी तरीके की abnormality हो चुकी है, और इसको वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना लेते हैं. कई बार तो मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद भी वो मानने को राजी नहीं होते, और ये जो उनका बिलीफ होता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ, यही डिल्यूजन है. It is not uncommon to worry about catching a contagious disease or developing a rare illness, but somatic type delusions are much more convincing, consistent and compelling than these fleeting and temporary fears. Delusions जो हैं वो normal fear से काफ़ी बड़े होते हैं. Most people who experience them find it impossible to acknowledge they are not real and tend to resist any fact that contradict or undermine their delusional belief, even if these facts can be conclusively and scientifically proven. उनको सबूत भी दे दिया जाए ना कि आपकी देखिए रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है, तब भी पर्सन नहीं मानने को राजी होता है, इसीलिए ये डिल्यूजन में होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल की. ये एक ऐसा टाइप ऑफ डिल्यूजन होता है जिसमें पर्सन को लगता है कि दुनिया के सारे लोगों ने उसे कंट्रोल किया हुआ है, बाहर की सारी चीज़ों से वो कंट्रोल्ड है, वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता, वो अपने बिहेवियर, थॉट, इम्पल्सेस, किसी पर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं है. दिस रेफर्स टू द बिलीव दैट एन एक्सटर्नल एंटाइटी इज कंट्रोलिंग योर थॉट्स, बिहेवियर एंड इम्पल्सेस, विच मे बी एन इंडिविजुअल लाइक अ मैनेजर, ग्रुप, सम अनडिफाइंड फोर्स. किसी पर्सन को ये भी लग सकता है कि कोई पावर है जो मुझे कुछ करने से रोकती है, या कुछ भी ऐसी फीलिंग हो सकती है. किसी पर्सन को अपने फ्रेंड्स के लिए लग सकता है, फैमिली के लिए लग सकता है, जो अपने आप को बहुत लाचार समझते हैं और उसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, सारा कंट्रोल बस दुनिया के बाकी लोगों के हाथ में है. ऐसे लोग जो होते हैं, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल से सफ़र करने वाले लोग, वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो तो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारा कंट्रोल दूसरों के हाथ में. तो ये भी एक बहुत abnormal बिहेवियर होता है पर्सन का, जो वो अपने एक्शंस के थ्रू दिखाता है. इट इज़ ऑलवेज इमर्ज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ परसिक्यूटरी डिल्यूजन एंड अदर साइकेट्रिक सिम्टम. जो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है, इसके साथ साथ पर्सन परसिक्यूशन को भी फॉलो करता है. डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और अदर साइकेट्रिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं. द पेशेंट एक्सपीरियंसेस पार्शियल कंट्रोल, दैट इज द कंट्रोल इज नेवर कंप्लीट. इन ऑल केसेज इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द नैरेटिव फॉर्मेशन ऑफ डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल. जो पर्सन जो कंट्रोल फील करता है वो पार्शियल से लेके फुल तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल. यहाँ पे जो आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि द कंट्रोल इज नेवर कंप्लीट. बट जो कंट्रोल होता है वो पूरी तरीके से नहीं हो सकता. इतना तो होता है कि पर्सन अपने साइकोमोटर एबनॉर्मेलिटीज़ को
पजेस कर सकता है, तो वो उस पार्ट पर ज़रूर पूरी तरीके से नहीं करता, लेकिन अपने थॉट्स और बिहेवियर पर उसको पूरी तरीके से फील होता है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि इंसान पूरी तरीके से महसूस करता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, सब लोगों के सहारे वो है, या जो लोग चाहते हैं वैसा उसे करना पड़ता है, वो कॉग्निटिव और थिंकिंग लेवल पर होता है, इमोशनल लेवल पर होता है। साइकोमोटर लेवल पर पर्सन ऐसा नहीं होता है कि वो अपने हाथ पैरों से मूवमेंट नहीं कर सकता। इसीलिए जो लाइन यहाँ पर है, द कंट्रोल इज नेवर कंप्लीट, इसी बात को मेंशन करती है। तो ये है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड और अनस्पेसिफाइड डिल्यूजन्स की। बहुत सारे डिल्यूजन्स ऐसे भी होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि डिल्यूजन ऑफ जेलसी। जब पर्टिकुलरली जेलसी को लेकर पर्सन के माइंड में डाउट हो जाता है कि कोई पर्सन मुझसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखता है और यही एक्शन वो बार बार रिपीट करता है, तो वो डिल्यूजन ऑफ जेलसी बन जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एक्शंस होते हैं पर्सन के जिसको नहीं डिफाइन किया जा सकता। तो जब कई बार जो डिफरेंट डिल्यूजन्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के डिल्यूजन्स एक साथ किसी पर्सन में देखने को मिलते हैं, तब उनको मिक्स और अनस्पेसिफाइड कह दिया जाता है। जब वो किसी एक ही टाइप के होते हैं, जैसे मैंने जेलसी का आपको एग्जांपल दिया, तो वो पर्टिकुलरली जेलसी वाला ही डिल्यूजन हो गया। लेकिन व्हेन डिल्यूजन डोंट फॉल इनटू अ सिंगल कैटेगरी एंड नो सिंगल थीम डोमिनेट्स, कोई उसकी पर्टिकुलर थीम नहीं बताई जा सकती कि जो इस वजह से डिल्यूजन क्रिएट होता है, तब उसको हम मिक्स्ड कह देते हैं। Mental health professionals may refer to the disorder as unspecified when delusions don't fall into a specific category or the delusion type can't be clearly determined. तब हम कहते हैं कि वो unspecified है या फिर mixed है। अगर बात करें कि क्या कॉजेज होते हैं और ट्रीटमेंट क्या होते हैं डिल्यूजन का, तो रिसर्चर्स आर नॉट एग्जैक्टली श्योर व्हाट कॉजेज डिल्यूजनल स्टेट्स। It appears a variety of genetic, biological, psychological and environmental factor are involved. Again वही जो अभी हमने पहले भी बात की थी कि जेनेटिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो ऑल टुगेदर मिलके किसी भी प्रॉब्लम को जनरेट करते हैं, नॉर्मेलिटी को जनरेट करते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर्स सीम टू रन इन फैमिलीज, तो जेनेटिक हो सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक कंपोनेंट तो होता ही है डिल्यूजन का। इसके अलावा चाइल्ड बॉर्न टू अ पेरेंट विद सीजोफ्रेनिया, उसको हायर चांसेस होते हैं कि वो डिल्यूजन को कैच कर लेगा। डिल्यूजनल डिसऑर्डर की अगर हम मेडिकेशन की बात करें, तो मेडिकेशन और थेरेपी, साइकोथेरेपी जिसको काउंसलिंग बोलते हैं, वो इसका एक काफ़ी बड़ा कह सकते हैं कि एक ट्रीटमेंट होता है जिसके थ्रू इसको डील किया जा सकता है। पीपल विथ सीवियर सिम्टम्स और हु आर एट रिस्क ऑफ हर्टिंग देमसेल्व्स और अदर्स माइट नीड टू बी इन द हॉस्पिटल अंटिल द कंडीशन इज स्टेबलाइज्ड, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया डिल्यूजन बहुत बेसिक लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे डिल्यूजन लोगों को होते हैं, डाउट्स रहते हैं, बिलीफ हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत सीवियर लेवल के हो सकते हैं। तो ऐसे केस में उस पर्सन को तब तक हॉस्पिटल में रखना बहुत ज़रूरी होता है जब तक उसके बिहेवियर में थोड़ा सुधार ना देखा जा सके। तो ये हमने बात करी डिल्यूजन की। अभी हमारा जो टॉपिक है सिजोफ्रेनिया एंड स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, वो खत्म तो नहीं ही हुआ है, जैसा कि आप पूरे वीडियो में देखते आ ही रहे हैं। और हेलुसिनेशंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और सिर्फ हेलुसिनेशन की बात करेंगे, उसके डिफरेंट टाइप की बात करेंगे। ये भी पॉजिटिव सिम्टम में आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो सिजोफ्रेनिया है वो एक बड़ा टॉपिक है। इसके केवल पॉजिटिव सिम्टम को ही हम 2 वीडियो में कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो उसके बाद के जो हमारे और क्लासेस रहेंगे उसमें हम नेगेटिव और साइकोमोटर सिम्टम्स की बात करेंगे। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू वेरी सून।